हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं फिर सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो बार बार सीटेट और एस्टेट में रिपीट होता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भाई कोलबर्ग जी ने दिया है। किसने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत? कोलबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो भाई नैतिक विकास होता क्या है? नैतिकता होती क्या है? नैतिक वो होता है जो चीजें हम सही करते हैं। ठीक है, वो नैतिक होता है। और नैतिक में और अनैतिक में, सही में और गलत में जब डिफरेंस हमें करना आ जाता है, तब हम ये मान लेते हैं कि हमारा नैतिक विकास हो रहा है या भी नैतिक विकास अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो कोलबर्ग जी ने क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि नैतिक विकास वह प्रक्रिया है, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत में अंतर करते हैं। ठीक है, बात आई हुई समझ में? नैतिक प्रक्रिया विकास क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही में और गलत में डिफरेंस करते हैं कि हाँ भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो भाई जो कोलबर्ग है, उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का विश्लेषण किया। अलग अलग एज के बच्चों के सामने एक स्टोरी रखी, उससे क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है, फिर उन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो वो स्टोरी क्या थी भाई? एक हेंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी काफी बीमार होती है, वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होती है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक दवा होती है, और उस दवा का जिसने निर्माण किया था उसने उसका रेट मान लो रख दिया था $100। ठीक है भाई, तो क्या है, वो जो हेंज था वो एक गरीब आदमी था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो सिर्फ महीने के $10 ही कमा पाता था। उसने अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेकर $50 तक जुटा लिए भाई। वो फिर उसके दुकानदार के पास जाता है जिसके पास वो दवाई थी, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे आधे रेट में वो दवाई दे दे, क्योंकि उस दवाई का रेट बहुत ज्यादा है। पर वो दुकानदार नहीं मानता, तो वो कहता है कि मुझे भाई उधार ही दे दो, मैं बाद में आपका चुकता कर दूंगा, आप मुझे ये दवाई $50 लेके और $50 की उधारी पे दवाई दे दो। भाई वो दुकानदार है जिसके पास वो दवाई होती है, वो फिर भी इस बात को नहीं मानता। तो जब हेंज के पास कोई चारा नहीं रहता, तो एट लास्ट में वो क्या करता है, वो दुकान में रात में घुसकर चोरी करता है उस दवा को। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो मरने वाली थी, उस गंभीर बीमारी से वो जूझ रही थी, और वो 2-4 दिन में मरने वाली थी अगर उसे वो दवाई नहीं मिली। तो क्या करता है, वो चोरी करता है और अपनी पत्नी के लिए दवाई लेके जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो कोलबर्ग है, उन्होंने अलग अलग एज के बच्चों को ये कहानी सुनाई, और फिर ये पूछा कि क्या भाई चोरी करना जो हेंज ने किया, क्या वो सही है या फिर वो गलत है? ठीक है, तो जो अलग अलग स्टेज पे बच्चे थे उनका अलग अलग आंसर आया। तो उसी के आधार पर हेंज ने क्या किया, फिर कोलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर निर्धारित किए। तो कोलबर्ग जी ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं? 3 स्तर दिए हैं, और इसको कितने चरणों में बांटा? 6 चरणों में बांटा। भाई उनका मोटिव ये नहीं था कि हेंज ने गलत किया ठीक किया ये जानना, उनका मोटिव सिर्फ क्या था कि ये देखना कि बच्चे नैतिकता को किस तरह से देखते हैं। बच्चों के लिए किसी की जान बचाना नैतिक है या फिर चोरी ना करना नैतिकता है। ठीक है, तो वो ये चीजें देख रहे थे। तो कोलबर्ग जी ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 3 स्तर, या इनको हम अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। 3 अवस्थाएं बताई हैं, और प्रत्येक अवस्था के 2 चरण दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गए 6 चरण। तो 3 अवस्थाएं कौन सी है? फर्स्ट आती है हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। सेकंड आती है पारंपरिक अवस्था, और थर्ड आती है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो जो पूर्व परंपरागत नैतिकता है उसकी एज कितनी होती है भाई? 4 से लेकर 10 साल तक। कितनी होती है?
4 से लेके 10 साल तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 साल से जो पहले का बच्चा है उसकी एज क्यों नहीं ऐड की भाई होलबर्ग जी ने? तो भाई जो 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता नहीं पाई जाती, उनमें किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती। भाई आप 2 साल का बच्चा है, आप उसके साथ खेल रहे हो, एकदम से बच्चे के कुछ दिमाग में आता है, वो आपके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर देता है। क्या है नैतिकता है? भाई छोटे बच्चे ने बड़े पे हाथ उठाया, क्या है नैतिकता है? बिल्कुल अनैतिक व्यवहार है, परंतु उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अनैतिक व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो 0 से 3 साल की एज होती है वो भी अनैतिक एज होती है, उसमें बच्चे में नैतिकता नहीं होती। इसलिए कोलबर्ग जी ने किस एज से स्टार्ट किया है? 4 साल की एज से। 4 साल से 10 वर्ष तक जो एज होती है वो होती पूर्व परंपरागत नैतिकता। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता में इन्होंने 2 चीजें बताई, 2 चरण बताए कि बच्चा कैसी नैतिकता सीखता है। एक तो है भाई आज्ञाकारिता और दंड। बच्चा कैसे सीखता है? एक तो भाई किसी की आज्ञा का पालन करता है और दूसरा दंड के डर से सीखता है। आज्ञा का पालन कैसे करता है कि भाई किसी ने बोल दिया कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपने टीचर की आज्ञा का पालन कर रहा है, अपने फादर की आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये गलत होता है। वही दूसरी तरफ उसने कभी झूठ बोला, उसके फादर ने थप्पड़ जड़ दिया उसको, तो नेक्स्ट टाइम झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे उस दंड का भय होगा कि अगर फादर को पता चला कि तूने झूठ बोला है तो फिर से तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें थप्पड़ लगेगा। ठीक है, तो नैतिक व्यवहार क्यों करता है? आज्ञा पालन के लिए या फिर दंड के भय से। और फिर एक भी पुरस्कार के लालच में भी करता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, जैसे सबको नमस्ते कर रहा है, बहुत ही नैतिक व्यवहार कर रहा है, अगर उसको शाबाशी दी जा रही है या फिर चॉकलेट वगैरह दी जा रही है, तो उसके लालच में वो फिर आगे से जितने भी बड़े बुजुर्ग मिलेंगे सबसे वो नमस्ते राम राम करता हुआ चलता है। क्यों? क्योंकि उसे पुरस्कार का लालच है कि अगर मैं ऐसे नैतिक व्यवहार करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो भाई फर्स्ट क्या है इसका चरण कि बच्चा क्यों नैतिकता सीखता है? एक तो आज्ञा से सीखता है, दूसरा दंड के भय से, ये और पुरस्कार के लालच में। उसके बाद आता है व्यक्तिवाद और विनिमय। व्यक्तिवाद और विनिमय क्या होता है? भाई विनिमय क्या होता है? आपने कई बच्चों को देखा है ना कि बच्चे ये बोलते हैं कि अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं भी आपको अपना बिस्किट दे दूंगा, अगर आप मुझे कुछ भी चीज, आप मुझे ये पेन दोगे तो मैं आपको अपनी कॉपी दे दूंगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है बदले में। ठीक है, बदले में दे रहा है ना, तो ये विनिमय वो कैसे, वो नैतिकता कैसे सीखता है? अगर आप उसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, नैतिकता से पेश आ रहे हैं, उससे आप करके बातें कर रहे हैं, तो वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, आपके साथ ऐसा ही फॉर्मल तरीके से बातचीत करेगा। तो ये होता है व्यक्तिपरता और विनियमता से नैतिकता को सीखना। बच्चे ने कैसे सीखा? विनिमय से, कि अगर आप मुझे ये चीज दोगे तो बदले में मैं आपको ये चीज दूंगा। ठीक है, जो अदला बदली बच्चा कर रहा है वो क्या कहला रहा है? हमारा विनिमय। ठीक है, तो बच्चा दूसरा किससे सीखता है? व्यक्तिवाद और विनिमय से सीखता है। ये आता है पूर्व परंपरागत नैतिकता में, जिसकी एज होती है 4 से 10 साल तक का बच्चा। अगर आपके पड़ोस में कोई 4 से 10 साल तक का बच्चा है तो आप उसके साथ ये सब करके देखना भाई, उसको पहले मतलब कि पुरस्कार देके कुछ भी काम करवा के देखना, जो नैतिक व्यवहार है वो फिर उस पुरस्कार के लालच में बार बार वो चीजें करेगा। ठीक है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पेश आओगे वो आपके सामने उतने अच्छे से पेश आएगा। तो ये सेकंड हमारा स्तर कौन सा आता है? पारंपरिक नैतिकता। सेकंड स्तर कौन सा आता है हमारा? पारंपरिक नैतिकता। इसकी एज कितनी होती है? 10 से 13 साल तक। पारंपरिक नैतिकता की एज कितनी होती है? 10 से लेके 13 वर्ष तक। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 15 वर्ष भी लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन में अगर 13 वर्ष आता है तो आपको 13 वर्ष लिखना है, 10 से 13 वर्ष। अगर ऑप्शन में 10 से 15 वर्ष आता है तो आपको 10 से 15 वर्ष करना है। दोनों ऑप्शन में नहीं दिए होंगे, 13 और 15 नहीं दिए होंगे, या तो 10 से 13 होगा या 10 से 15 होगा। ठीक है भाई, तो इसके 2 चरण कौन से हैं भाई? बच्चा इसमें कैसे नैतिकता सीखता है?
अच्छे पारंपरिक संबंधों का विकास, अच्छे पारंपरिक संबंधों का विकास। या इसको इजी वे में याद करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, गुड गर्ल और गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गर्ल और गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। बच्चा क्यों नैतिक व्यवहार करता है? ताकि सब उसको अच्छा बताएं कि देखो भाई ये लड़का कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से सबके सामने पेश आ रहा है, ये कितने अच्छे से काम करता है, ये लड़की देखो भाई कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, ये कितनी अच्छी तरह से सबसे बातचीत कर रही है। तो बच्चा अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करता है। क्यों करता है? ताकि वो दूसरों की नजरों में अच्छा बन सके, उनके जो संबंध है, दूसरों के साथ जो संबंध है वो अटूट हो सके, इसलिए बच्चा अच्छा व्यवहार करता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? गुड बॉय और गुड गर्ल। कहीं कहीं पे अच्छा लड़का अच्छा लड़की लिखा होता है। तो अच्छे पारंपरिक संबंधों का विकास करने के लिए बच्चा नैतिक व्यवहार करता है। इसके सेकंड ऑप्शन में आता है भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बच्चा समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए, समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए, परिवार में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, दोस्तों में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, जो 10 से 13 साल के बच्चों की एज के ग्रुप होते हैं, उनमें बच्चे मतलब कि एक जो फ्रेंड सर्कल होता है, उनमें से बच्चे कई ऐसे होते हैं, हाँ भाई जब भी टीचर मिलता है नमस्ते सर, उसके पैर छूते हैं, मतलब बहुत ही फॉर्मल बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि उनकी एक अलग से पहचान उभर के आए, जो समाज में उनका स्थान है वो स्थिर हो जाए, समाज में उनको पहचान मिल सके कि हाँ भाई ये लड़का कितना अच्छा है या फिर ये लड़की कितनी अच्छी है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा भाई? पारंपरिक नैतिकता में। एज कितनी है? 10 से 13 साल तक। उसके बाद आता है उत्तर परंपरागत नैतिकता। उत्तर परंपरागत नैतिकता, ये 13 से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई? सामाजिक अनुबंधन होता है। तो भाई सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन क्या है? वो समाज में खुद को स्थापित करता है, समाज में खुद को स्थापित करने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है, वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है बच्चा कि हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं क्या बोलते हैं उसको, अब मैं मतलब वयस्क हो गया हूं, अब खुद को वयस्क दिखाने के लिए बच्चा क्या करता है? नैतिक व्यवहार करता है, नैतिकता को अपनाता है। इसका सेकंड क्या आएगा? सार्वभौमिक अधिकार। बच्चे को अपने सार्वभौमिक अधिकारों का ज्ञान होता है इस एज में। किस एज में? उत्तर परंपरागत नैतिकता में उसके जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों का ज्ञान होता है उसे, वो उन अधिकारों का यूज करता है। अगर स्कूल में टीचर, आज के टाइम में भाई, वैसे हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि टीचर खूब मारते थे, अगर टीचर घर से भी झगड़ा करके आए हैं तो गुस्सा बच्चों पे निकालते थे। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि अगर टीचर ने बच्चे को मार दिया तो उसकी वीडियो बना के वायरल कर देंगे कि देखो कितना बेरहम टीचर है, बच्चे को कैसे मार रहा है। ठीक है, तो बच्चे को क्या है? अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है। इस एज में, उत्तर परंपरागत नैतिकता की स्टेज में, बच्चे को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है और वो अपने अधिकारों का उपयोग करना सीख गया है। किस एज में भाई? उत्तर परंपरागत नैतिकता में। तो हमने पढ़े कोलबर्ग के 3 स्तर, जिसमें था पूर्व परंपरागत नैतिकता 4 से 10 साल तक। इसमें ये कैसे सीखता है बच्चा? आज्ञा से और दंड के डर से। फिर व्यक्तिवाद और विनिमय से सीखता है। विनिमय का मतलब अदला बदली करता है बच्चा। सेकंड स्टेज थी पारंपरिक नैतिकता, जो होती है 10 से 13 साल तक। इसमें बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के लिए नैतिकता का व्यवहार करता है। फिर वो समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। फिर आता है उत्तर परंपरागत नैतिकता, ये 13 साल से ऊपर के बच्चे इस एज में आते हैं।
वह समाज में अनुबंधन करने के लिए नैतिक व्यवहार सीखता है और उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है और उसे उसका उपयोग करना भी आ जाता है किस एज में, उत्तर परंपरागत नैतिकता में। उसके बाद भी ये दो पॉइंट हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं सी टेट में और एच टेट में। ठीक है, इनमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं पे बुक में ये चीजें दी नहीं है। तो नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या होता है? नैतिक दुविधा सही और गलत का फैसला करने में, सही और गलत का फैसला करने में जो समस्या आती है बच्चों के सामने वो नैतिक दुविधा है। जैसे कि जो कोलबर्ग ने जो स्टोरी सुनाई थी हेन्स की, तो बच्चों के सामने जो दुविधा थी कि भाई हेन्स ने चोरी की, क्या उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उसे अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए या फिर उसे गलत रास्ते पे चल के चोरी कर लेनी चाहिए। जो बच्चों के सामने ये दुविधा उत्पन्न हुई है, ये समस्या उत्पन्न हुई है, यही हमारी नैतिक दुविधा कहलाती है। उसके बाद आते हैं नैतिक तर्कणा, दो विचारों के बीच सही और गलत का निर्णय करना। अब देखो भाई दो विचार हैं इस कहानी में, दो विचार हैं कि भाई एक तो जो हेल्स है वो चोरी करके भाई दवा उसे अपनी पत्नी को दे देनी चाहिए, इससे उसकी पत्नी की जान बच सकती है क्योंकि किन्हीं भी मूल्यों से ऊपर व्यक्ति की जान से ऊपर कोई भी मूल्य नहीं होता है। ठीक है, वहीं दूसरी साइड भाई यह भी कहा जा सकता है कि नहीं भाई उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। तो दोनों विचार नैतिक है। जब इन दोनों विचारों में अंतर करने की स्थिति आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा कहलाती है। क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा कहलाती है, तर्कणा। ठीक है भाई, इतना ही था ये कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो बार बार रिपीट हुए हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सूत्र के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोलबर्ग के सिद्धांत के यहाँ पे देखो भाई पूर्व परंपरागत, इसमें पूर्व परंपरागत स्टेज का पूछा है कि पूर्व परंपरागत स्तर में जब नैतिक निर्णय लेता है बच्चा, नैतिक निर्णय लेता है तो वो नैतिक निर्णय कैसे लेगा? तो हमें पता है कि वो नैतिक व्यवहार क्यों कर रहा है भाई, या तो आज्ञा से या फिर दंड से कर रहा है, या आज्ञा से कर रहा है या दंड से कर रहा है, तो आज्ञाकारिता और दंड आ जाएगा। उसके बाद आता है कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है? भाई बाहरी कारक, जो बाहरी कारक होते हैं जैसे समाज होता है, परिवार होता है, उनसे नैतिकता निर्धारित होती है। किस एज में होती है भाई? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको ये पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, तो सही गलत की पहचान कौन करवाता है? समाज करवाता है, माता पिता करवाते हैं, जो पास पड़ोस के इंसान होते हैं वो सही और गलत की पहचान करवाते हैं। ठीक है, तो किस एज में, किस अवस्था में आ जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। उसके बाद आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। ठीक है, जैसे बच्चा बोलता है ना आप मुझे ये दे मैं बदले में आपको ये चीजें दे दूंगा, तो यह बच्चा कोलबर्ग आप